टीपी ब्लिंक कर रहा था, अभी ठीक हुआ। कोयलांचल में ईडी की हुई कार्रवाई ने कोयला कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा दिया। वहीं इस कार्रवाई ने बीसीसीएल, ईसीएल और सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। कोल इंडिया की सहायक इकाई बीसीसीएल क्षेत्र में अवैध कोयला खनन, तस्करी और ठेका घोटालों को लेकर शुक्रवार को ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई का दायरा इतना बड़ा था कि धनबाद सहित मैथन, कोलकाता और अन्य क्षेत्रों के कई घरों और ठिकानों पर छापेमारी पड़ी। धनबाद में छापेमारी प्रमुख रूप से कोयला कारोबारी अनिल गोयल, बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ठेकेदार एलबी सिंह और उनके भाई कुमनाथ सिंह, संजय खेमका, मैथन के कारोबारी अरविंद सिंह, चिरकुंडा के कारोबारी विनोद महतो और अमर मंडल सहित अन्य के घरों पर हुई। ईडी को छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, जमीन के कागजात और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। छापेमारी से पूरे कोयला क्षेत्र में हड़कंप मचा है। शनिवार को भी अनिल गोयल के स्टॉक की जांच करने ईडी और बीसीसीएल के अधिकारी कोक प्लांट पहुंचे, जहां स्टॉक का मिलान किया गया क्योंकि कोयले को अवैध रूप से खरीदने की बातें सामने आई थी, जिसे लेकर स्टॉक की जांच हुई। हालांकि इस मामले में अब तक कुछ आधिकारिक जानकारी नहीं आ पाई है। यहां आपको बता दें कि बीसीसीएल और सीसीएल क्षेत्र में वर्षों से जारी ठेका घोटाला, अवैध खनन और कोयला तस्करी के नेटवर्क पर ईडी की एक साथ बड़ी कार्रवाई को कोयला माफिया, ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच गहरी चिंता की नजर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली बार ईडी ने कोयला तस्करी में दबिश दी है। हालांकि क्षेत्र सिर्फ निरसा रहा, जबकि पंचायत में भी कोल तस्कर हावी है, उन पर भी जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें करीब सैकड़ों लोगों के नाम सामने आए हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोल तस्करी में शामिल है। सबको ईडी समन देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। धनबाद में कई ऐसे बीसीसीएल और ईसीएल का इलाका है जहां से कोयला चोरी धड़ल्ले से होती है, जिसमें बागमारा और निरसा हॉट स्पॉट इलाका बना हुआ है। खासकर अगर हम बात करें तो बागमारा में सोनारडी, रामकनाली, जमुनिया, केसलपुर, केसरगढ़, धर्माबांध, मधुबन, आकाश किनारी, महुदा सहित दर्जनों पॉइंट ऐसे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झरिया, सिंदरी, भौरा, बलियापुर, मैथन, पंचेत सहित कई इलाके हैं जहां से कोयला चोरी होती है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल प्रबंधन हो, ईसीएल प्रबंधन हो या फिर सीआईएसएफ की बात करें तो उसकी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही है और कोयलांचल में धड़ल्ले से जो कोयला है वो बाहर जा रहा है और अवैध कोयले का जो खेल है वो जारी है। अब अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस बात पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं बागमारा से धर्मेंद्र। बताएं, एक तरफ जहां ईडी लगातार निरसा हो या धनबाद के अन्य क्षेत्र हो वहां पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में बागमारा क्षेत्र में भी कई दिनों से लगातार ये जो कोयला तस्करी है या अवैध कोयला का जो कार्य है वो जारी है। ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ कहिएगा? बागमारा में भी चर्चा थी कि ईडी की धमक हो सकती है, लेकिन ये चर्चा ही रहा, ये हकीकत में नहीं परिणत हो सका। और इससे काफी लोगों में, बीसीसीएल से लेकर बहुत अधिकारियों से लेकर बहुत लोगों में डर कायम था कहीं ईडी बागमारा क्षेत्र में ना आए। साफ तौर पर धर्मेंद्र, कहीं ना कहीं ये जो दायरा है, बागमारा जो क्षेत्र है वो विशेष तौर पर बीसीसीएल का इलाका आता है, तो ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो जो कोयला तस्करी का कार्य हो या फिर तमाम जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलती है। तो ऐसे साफ तौर पर कौन कौन से इलाके हैं जहां ईडी को कार्रवाई करने की जरूरत है? ईडी क्या मैंने प्रबंधन, बीसीसीएल प्रबंधन की लोगों से लोग ज्यादा मैंने था कि कहीं बीसीसीएल कहीं अधिकारियों पर इधर भी गाज गिर सकती है, लेकिन नहीं हुई। और बहुत से इलाके हैं, आपके रामकनाली है, आपका मोदीडी है, बहुत ऐसे इलाके हैं कि जहां लोग को था कि कहीं मैंने ईडी की धमक ना हो जाए।
साफ तौर पर धर्मेंद्र अगर हम बात करें तो कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीसीसीएल की कार्यप्रणाली की बात करें या फिर सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर जो संचालक है, आउटसोर्सिंग के जो संचालक है, उनकी कार्यप्रणाली की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो प्राथमिकता है, अगर कोयला यहाँ से बाहर जाता है या फिर कोई भी तस्करी का काम होता है या जो भी कार्य होते हैं तो सबसे पहला जिम्मेदार है वो तो है बीसीसीएल। उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है वो है सीआईएसएफ की जिम्मेदारी। चूंकि सरकार ने विशेष तौर पर सीआईएसएफ को यहां पर रखा है ताकि जो अवैध कार्य है, ये कोयला तस्करी का कार्य है, उसे रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं ये कितने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं धर्मेंद्र। हाँ, बीसीसीएल प्रबंधक और आउटसोर्सिंग कहीं ना कहीं कुछ तो मैंने है, आपस में कुछ ऐसा है जिस पर लोग को शक है कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। और ईडी भी जो आई है, मेन मकसद जो जहाँ भी रेड हुआ है तो यही है कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग में किस तरह का माने अंदर से जो मैंने दोस्ती है जो दिखती नहीं है, उसको पर्दाफाश करने के ही लिए ईडी आई थी। और ये जहाँ भी आउटसोर्सिंग है तो कुछ ना कुछ आउटसोर्सिंग को हम पूरी तरह माने आउटसोर्सिंग में कुछ ना कुछ होता है जो लोग के नजर से बाहर है, जो ईडी देख रही है और ईडी की नजर में ये चीज है साफ तौर पर। लेकिन धर्मेंद्र यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो सीआईएसएफ का जो सुरक्षा घेरा है, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, आसपास के जो लोकल लोग रहते हैं, वो अगर टोकरी भर भी कोयला उठाते हैं तो सीआईएसएफ के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, उन्हें भगाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रक के ट्रक, हाईवा के हाईवा कोयले चले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। ऐसे में क्या सुरक्षा कहाँ कमी रह जा रही है सीआईएसएफ की सुरक्षा में? क्या वो किसी दबाव में है या प्रबंधन की ओर से कोई खुली छूट देने की बात की जा रही है? क्या बातें सामने हो सकती है? ये तो हम लोग मैंने क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है तभी इस तरह का कार्य हो पा रहा है। कहीं ना कहीं सीआईएसएफ में कमजोरी है या कमी है जिसके चलते ये जो कार्य हो पा रहा है। अगर सीआईएसएफ पूरी तरह अगर मुस्तैद रहे तो बहुत कमी आएगी इस सब चीज में। अगर ईडी की बात करें तो ईडी अपने साथ बहुत कागजात लेके गई हैं, गहने, सोने, चांदी, तमाम चीजें जो अपने साथ ले गई है। और कार्रवाई का दायरा बीसीसीएल अधिकारियों पर भी बढ़ सकता है और कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरने की संभावना है। ऐसे में क्या लगता है आने वाले दिनों में बाघमारा क्षेत्र में ईडी का और क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है और किन अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं धर्मेंद्र? अधिकारी को ऐसे कोई खास नाम नहीं है, लेकिन ईडी की नजर है और अधिकारियों कहीं ना कहीं नजर है जो आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए हैं या बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं, वो ईडी के नजर में है। और ये हो सकता है भविष्य में कुछ कार्रवाई हो सकती है। साफ तौर पर धर्मेंद्र, आप हमें एक बार बताएं कि बाघमारा के ऐसे कौन कौन से प्रमुख है जहां पर ये जो खेल है वो लंबे समय से जारी है और वहां पर ईडी को कार्रवाई करने की जरूरत है साफ तौर पे? ऐसे हम लोग क्लियर हम लोग भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जांच के दायरे में सभी लोग आ सकते हैं, सभी जगह पर जांच कर सकती है। लेकिन अंदर में क्या खेल है और हम लोग नहीं बता सकते हैं जब तक जांच नहीं हो पाएगी। साफ तौर पर बाघमारा से, जैसा कि मैं आपसे पूछ भी रहा था कि बाघमारा में कई इलाके हैं जहां कोयला चोरी का खेल जारी है, तो अगर बात करें प्रमुख इलाके जहां से कोयला चोरी का जो खेल है वो जारी है और लंबे समय से जारी है, और यहां पर ना तो बीसीसीएल की ओर से रोक लगाया गया है, ना ही सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे की ओर से कोई रोक लगाया गया है, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन से है और वहां पर क्या कार्रवाई करने की जरूरत है? धर्मेंद्र, हमें स्पष्टता से बताएं। तो मतलब आज ये डेट में लगभग सभी क्षेत्र में कोयला का कम न बेसी काम हो ही रहा है। इसको बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ को और थोड़ा ध्यान देना है कि जिससे ज्यादा इसमें कमी आए और ये देश की संपत्ति को बचाया जा सके। तो अगर बात करें तो ये कोयला के खिलाफ जो ये ईडी की अभी जो कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में कोयला व्यवसायी हैं उनके बीच क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्या क्षेत्र का माहौल है धर्मेंद्र? अभी लोग डरे हुए हैं, लगभग कोयला व्यापारी से लेकर आउटसोर्सिंग के लोग भी डरे हुए हैं और बहुत कुछ अभी माने चर्चा का विषय क्षेत्र में है कि भाई कहाँ ईडी आज कहाँ रेड कर रही है। लोग डरे हुए हैं, जो इससे काम से जुड़े हुए लोग काफी डरे हुए हैं। नहीं में है आने वाले ईडी का जो कार्रवाई का दायरा है वो बाघमारा के किन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है?
अब ईडी की नजर में होगा, ये हम लोग तो नहीं बता सकते हैं अब ईडी की नजर कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो माने ईडी का कहीं ना कहीं कुछ नजर में तो होगा ही। क्या है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन यहाँ काफी कोयला का एरिया है जिसमें आउटसोर्सिंग का काम भी चलता है, तो कुछ ना कुछ तो ईडी की नजर होगी ही। ये जांच के बाद ही मालूम चलेगा। ईडी तो उठेंगे ना धर्मेंद्र, सवाल तो यहाँ पर उठेंगे ना, क्योंकि अगर आपके घर में चोरी होती है और आपको ही इसकी जानकारी नहीं है, ऐसे में तो सवाल उठेंगे और तमाम सवाल उठेंगे, सुरक्षा के सवाल हो चाहे तमाम सवाल हो वो उठेंगे। तो ऐसे में क्या कमी रह गई है, और ऐसे में लोग पूछेंगे कि इतनी सुरक्षा के इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इतने बड़ी मात्रा में कोयला चोरी हो रही है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठेंगे। तो क्या लगता है ये किसकी लापरवाही है और इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इसमें प्रबंधन और सीआईएसएफ का कमी है ही, क्योंकि जिम्मेवारी उन्हीं की है। देश की संपत्ति का उत्पादन करना और रक्षा करना इन दोनों का ही कर्तव्य है। ठीक है, ये इन्हें सही से निभाना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी तो है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप बाघमारा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र को सुन पा रहे थे, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है, चाहे बीसीसीएल की बात करें हम, या सीआईएसएफ की सुरक्षा दायरा की बात करें, या तमाम जो संचालक है आउटसोर्सिंग जो ये है उनके संचालक है उनकी बात करें, तो सभी पर सवाल उठेंगे। और सवाल तो उठना जायज भी है कि जब एक टोकरी कोयले को लेकर सीआईएसएफ इतनी एक्टिव नजर आती है, तो बड़े बड़े हाईवा से और बड़े बड़े ट्रक से जो कोयला का जो संचालन है वो खुले तौर पर हो रहा है, और ऐसे में उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो बड़ी कार्रवाई होने की यहाँ पर जरूरत है, और देखना होगा कि आने वाले समय में ईडी बाघमारा क्षेत्र में क्या कुछ कार्रवाई करती है, और ये कोयला तस्करी का जो खेल है कब तक रुक पाता है। ये तो बात रही बाघमारा की। अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं निरसा, जहां से हमारे सहयोगी संतोष है। तो हम संतोष से भी जानेंगे कि वहां पर ईसीएल का जो क्षेत्र है वहां पर भी बीते दिनों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बड़ी कार्रवाई हुई थी। एक के बाद एक जो कोयला कारोबारी है उनके घर पर कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में निरसा में क्या कुछ स्थिति है? संतोष, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि निरसा में ईडी की कार्रवाई से क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी अनुपम, आपको बताते चलूं कि निरसा में पिछले 2 दिनों से जो ईडी की कार्रवाई चली थी, जिससे यहाँ के जो अवैध कोयला कारोबारियों में बिल्कुल हड़कंप सा मचा हुआ था, और अभी भी स्थिति अगर कहा जा सकता है तो बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। जी अनुपम, साफ तौर पर संतोष, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि इसमें ईसीएल प्रबंधन हो या फिर सीआईएसएफ का सुरक्षा घेरा हो या फिर आउटसोर्सिंग जो कंपनियों के जो संचालक है उस पर कितनी बड़ी सवाल खड़े होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बड़े बड़े ट्रकों से हाईवा से लगातार जो कोयला तस्करी का खेल जारी है, ऐसे में उन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? ये निश्चित रूप से सवाल जो उठना है, चाहे ईसीएल हो चाहे बीसीसीएल हो, कि लाजमी है कि उनकी 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। अगर पहला देखा जाए तो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी रहती है और ईसीएल की खुद की सुरक्षा गार्ड रहती है। तो ऐसे में अगर अवैध मुहाने खोलकर अगर कोयला तस्करी होती है तो निश्चित रूप से जाहिर चीज तौर पे है कि ईसीएल पर सवाल उठना, चाहे बीसीसीएल हो ईसीसीएल हो, सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। जी साफ तौर पर सही कहा कि अवैध मुहाने। लेकिन अगर हम निरसा क्षेत्र की बात करें संतोष, तो वहां पर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी अवैध कोयले का खेल जारी है और जो तस्करी है या फिर अवैध मुहाने द्वारा कोयले निकाले जा रहे हैं, और ईडी को उस क्षेत्र में कार्रवाई करने की जरूरत है? बिल्कुल, ईडी के रडार पे तो निरसा के सभी कोयला व्यवसायी हैं और उनसे सारा खंगाला जा रहा है कि कौन कौन इसमें पूरी तरह से उनकी संलिप्तता है। ऐसे आपको बताते चलो कि निरसा विधानसभा में अमूमन सभी थाना क्षेत्र हो चाहे ओपी क्षेत्र में, यहाँ अवैध खनन जो है धड़ल्ले से जारी है। क्योंकि निरसा विधानसभा में काफी हर क्षेत्र में कोयलरी है, जिसके कारण हर क्षेत्र में कोयला आसानी से उपलब्ध है, और जो अवैध कोयला जो चोर हैं जो है, जिससे कोयला अवैध कारोबारी जो हैं, वो आराम से अपना सेफ्टी जोन बनाते हुए और अवैध खनन करते हैं। जी साफ तौर पर निरसा के अलावा भी अगर हम संतोष एक रुख करें, चिरकुंडा की बात करें या पंचायत की बात करें, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है? वहां पर क्या सुरक्षा के व्यवस्था देखने को मिलते हैं? क्योंकि उन क्षेत्रों से भी लगातार जो कोयले की चोरी है वो लगातार बरकरार है। ऐसे में कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है वहां के प्रबंधन हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की हो? जी, आपको मैं पहले भी बताया कि ईसीएल और बीसीसीएल
प्रबंधन तो साफ तौर पे घेरे में है। अगर बात आप अगर करते हैं कि अगर पंचित की बात हो चाहे चिरकुंडा की बात हो, तो यहाँ कई 3-4 कुलेरियां हैं, जिसमें ईसीसीएल की भी कुलेरियां हैं, जैसे सीबी एरिया 12 बीसीसीएल में आती है। और इसका जो साफ तौर पे मुख्यालय जो है सकतोड़िया पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि ये झारखंड और बंगाल का सीमा पर जो कुलेरियां हैं स्थित है और पास में नदी गुजरती है। और आसपास में चाहे वो अगर पंचित थाना क्षेत्र की बात करें, कालू थाना ओपी क्षेत्र की बात करें या चिरकुंडा थाना क्षेत्र की बात करें, अमूमन सभी जगहों में अवैध उत्खनन जारी है। अगर आप चिरकुंडा की बात माने तो डुमरी जोड़ एक जगह है जो कि पूर्व में भी एक बहुत बड़ी हादसा हुई थी और हाईकोर्ट ने स्वतः इसे संज्ञान लेते हुए उस पर अवैध उत्खनन पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद भी अवैध कोयला जो कारोबारी है उससे दुस्साहस देखिए कि डंके के चोट पर वो अवैध उत्खनन बिल्कुल धड़ल्ले से जारी रखे हुए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जो चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, सभी के संयुक्त रूप से मिलीभगत से ये इतना बड़ा खेल चल रहा है। जी, साफ तौर पर आपने कहा कि सभी की मिली भगत हो सकती है, लेकिन संतोष बताएं, पिछले बार अगर हम कुछ दिनों की ही बात करें तो निरसा में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, चाहे एक महिला द्वारा भी आवाज उठाया गया था कि उनकी जमीन पर अवैध उत्खनन की जा रही है। और विगत दिनों हमने एक खबर को भी प्राथमिकता से दिखाई थी कि किस कदर एक जो श्रमिक है उसकी चाल धंसने से मौत हो गई थी और वो मुआवजे को लेकर इधर उधर भटकने को मजबूर थी। और अरूप चटर्जी जो वहाँ के विधायक है उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। तो लेकिन ये आश्वासनों का जो खेल है वो कब तक जारी रहेगा और ऐसे में राजस्व को कितना नुकसान पहुंच रहा है? जाहिर सी बात है कि इसमें जो ये राजस्व की तो नुकसान तो हो ही रही है। और रही बात की सबसे बड़ी बात है कि कुछ चंद पैसों के लालच के लिए जो मजदूर है जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, जामताड़ा जिले से काफी संख्या में मजदूर लाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कोयला जो व्यवसाय करते हैं वो भली भांति जानते हैं कि अगर स्थानीय मजदूर को लेंगे तो काफी उनकी किरकिरी होगी, इसलिए वो बाहर से मजदूर को हायर करते हैं और मौत के गाल में प्रवेश करवाते हैं। और ऐसी दुर्घटना लगातार होते रही। आपने हाल फिलहाल में कापासारा आउटसोर्सिंग में ये घटना सामने आई थी कि जो एक पश्चिम बंगाल न्यामतपुर के एक जो मजदूर था उनकी मौत हो गई थी। उनके परिजन आए थे, रोते बिलखते आए थे और मुआवजे के लेकर वो जो अवैध कारोबार जो कोयला में इसमें संलिप्त थे उनके आवास पर भी धरना देने का काम किया। हालांकि निरसा विधायक अरूप चटर्जी उन्हें आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा और मैं उचित मुआवजा दिलाऊंगा, लेकिन ये उचित मुआवजे वाली बात है। अगर यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे विधि व्यवस्था हो, चाहे आपका ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, अगर इस पर चुस्त दुरुस्त होकर काम करें तो स्वाभाविक बात है कि इस पर रोक लगना लाजमी है। संतोष, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि अगर हमारे घर की अगर हम बात करें तो अगर हमारे घर से एक छोटा सा सामान भी चला जाता है तो हमें इस बात की जानकारी होती है और हम उसकी तलाश में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछताछ शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसा लगातार होता है तो हम अपने घर की सुरक्षा है उसे बढ़ा देते हैं, चाहे किसी भी तरीके की सुरक्षा हो हम उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें निरसा क्षेत्र की, ईसीएल के क्षेत्र से लगातार ये जो अवैध खनन है, अवैध कोयला कारोबार का खेल है, ये लगातार चलता जा रहा है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस बात की जानकारी ईसीएल को नहीं है? क्या इस बात की जिम्मेदारी सीआईएसएफ नहीं ले सकती? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? जब आम जनता को जानकारी है, पूरी लगातार सड़कों से खुलेआम कोयले जा रहे हैं, ऐसे में क्या ऐसा लगता है कि क्या ईसीएल अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है? संतोष जी बिल्कुल, ईसीएल की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बनती है कि चूंकि उनके पास सारे विंग हैं, अगर सीआईएसएफ की बात करें या फिर अपने उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो सारे तैनात रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोयले की इतनी बड़ी जो चोरियां हो रही है, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की है चाहे या भारत सरकार की है, राजस्व की तो काफी क्षति हो ही रही है और इसमें कोयला चोर जो है वो मालामाल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से शक के घेरे में तो ईसीएल प्रबंधन भी आते हैं जो इस तरह की अवैध उत्खनन हो रहे थे। हालांकि खाना पूर्ति के लिए जो अवैध मुहाने हैं, अगर अखबारों में चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने के बाद कुछ जगहों मुहानों की भराई भी की जाती है, लेकिन वो महज खाना पूर्ति की जाती है और भराई करने का मात्र 24 घंटे बाद ही जो कोयला चोरों द्वारा है फिर वहाँ उसी स्थान पर अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ईसीएल और बीसीसीएल के मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है। जी, साफ तौर पर संतोष, कहीं ना कहीं ईडी की जो इतनी बड़ी कार्रवाई है वो पहली बार निरसा क्षेत्र में भी अब देखने को मिली है और ईडी अपने साथ
कई दस्तावेज साथ में लेके गई है। जैसा कि आपने कहा कि कल भी ईडी की टीम पहुंची थी निशा क्षेत्र में, और जो अनिल गोयल है उनके जो हार्ड कोक है उसकी जांच की गई थी कि कहीं ये कोयला तस्करी का तो नहीं। हालांकि ये मामले में स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है ईडी की ओर से। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में ईडी की ओर से क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं और किन कोयला कारोबारियों को शिकंजा में लिया जा सकता है, या फिर ईसीएल प्रबंधन या सीआईएसएफ के भी मिलीभगत सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, अगर जो ईडी जो है वो सारी बिंदुओं पे जांच कर रही है। हालांकि ईडी के एक अधिकारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि झारखंड बंगाल से कुल 44 ठिकानों पर छापा मारी गई थी। हालांकि अगर हम झारखंड और झारखंड की बात करें तो झारखंड में दुमका और धनबाद में लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की गई थी और वहां से भारी मात्रा में जो अवैध कोयला कारोबारी है, जैसे कि हम धनबाद की बात करें तो एलबी सिंह है, अनिल गोयल है, संजय खेमका है, अमर मंडल है। अगर चिरकुंडा की बात करें तो विनोद जो महतो है और मैथन का जो अरविंद सिंह है और कंचनडी का रमेश गोपे, ये सब बड़े नाम जो हैं ये सब उनके रडार में है और इनसे सभी से पूछताछ की जा रही है। जी तो कहीं ना कहीं संतोष, ये जो बड़े नाम है ये रडार में है, तो क्या लगता है आने वाले समय में और भी बड़े नाम इसमें जुड़ सकते हैं? क्या कोई अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि अगर ईडी जो खंगाल रही है वो सारे दस्तावेज को खंगाल रही, तो इसमें लाजमी है कि साफ तौर पर ईडी जो ईसीएल हो चाहे बीसीसीएल हो के अधिकारी का नाम सामने आना बिल्कुल लाजमी है। हालांकि ईडी की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बहुत चर्चा का विषय है और क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की कार्रवाई ये पहले ही कर देना चाहिए था, जो कि अब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी बिल्कुल संतोष, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर ईडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन इधर ईडी की कार्रवाई के साथ ही राजनीति भी गर्मा गई है। जदयू नेता दीपक नारायण सिंह ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप का परिणाम बताते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है और कहा है कि आभार मोदी जी, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पोस्ट में 19 अगस्त 2025 के पुराने पोस्ट को साझा किया है, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो द्वारा प्रधानमंत्री को धनबाद में कोयला तस्करी की शिकायत करने का उल्लेख है। उन्होंने पीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीसीएल और बीसीसीएल क्षेत्रों में बढ़ती कोयला चोरी, हादसों और बंद खदानों में चल रहे अवैध खनन का उल्लेख किया गया है। महतो ने प्रधानमंत्री से झारखंड सरकार, ईसीएल और बीसीसीएल प्रबंधन को कोयला चोरी रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश देने की मांग की थी। यहां आपको बता दें कि कोयला चोरी में अधिकारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह ईडी ने पहली बार कोयला तस्करी में जांच की है, ऐसे में बागमारा सहित अन्य क्षेत्र में भी गहनता से जांच करने पर कई तस्कर, हार्डकोक संचालक, अधिकारी सहित सफेद पोश बेनकाब हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे ईडी की क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो कोयला तस्करी है उस पर क्या कुछ लगाम लग सकता है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।